हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ नई शुरुआत के बारे में। एक नई शुरुआत, जी हाँ। और नई शुरुआत किस सिलसिले में? नई शुरुआत है स्टूडेंट्स अग्निवीर वायु के नए बैच के सिलसिले में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा स्टूडेंट्स। जो अग्निवीर वायु के आने वाले जो एग्जाम्स है उसके रिलेटेड यहाँ शौर्य भारत आपके लिए नए बैचेस को स्टार्ट करने वाला है, जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों ग्रुप से रिलेटेड नया बैच कब से शुरू होने वाला है? 1 जून 2023 से नया बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम आज कुछ बात करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो है 90 डेज के अंदर करवाया जाएगा, इस बारे में बता देता। तो बेटा आपका जो कंप्लीट कोर्स है 1 तारीख से 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, और पूरा का पूरा कोर्स कितने दिनों में? 90 डेज में खत्म करवाया जाएगा। और उसकी जो कॉस्टिंग है नाम मात्र के बेटा 250 रुपए भी नहीं है, 249 रुपीज पर मंथ ओनली। 249 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स करवाया जाएगा बेटा। तो अभी से अपने सारे मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, आप खुद जो कि अग्निवीर वायु की तैयारी करेंगे उन सभी को सूचित कर दो, फैला दो ये इंफॉर्मेशन के शौर्य भारत जो है मात्र 249 रुपए प्रति माह में आपके लिए नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है। कब से? 1 जून 2023 से। ठीक है, तो चलिए बेटा इसी बैच के बारे में पहले इसका एक टाइम टेबल, इसका जो शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए बेटा आपका शेड्यूल रहने वाला है। क्या शेड्यूल रहने वाला है मैं आपको जरा बता दूं। तो बेटा 1 तारीख से सुबह 10 बजे हमारे पास जो क्लास रहेगी बेटा 10:15 बजे, 10:15 से 11 बजे आपके इंग्लिश की क्लास रहेगी जो कि कुशा मैम लेगी। ठीक है, उसके बाद बेटा 12 से 12:45 मैथ्स की क्लास रहेगी। मैथ्स की क्लास रहेगी बेटा, ये साइंस वाला पोर्शन है, अग्निवीर एक्स वाला कह दो आप। तो मैथ्स की क्लास रहेगी आदित्य सर की, यानी कि मेरी, जो कि टाइमिंग रहेगा 12 से 12:45। उसके बाद 12:45 से 1 बजे आपके फिजिक्स की क्लास रहेगी, जो लेंगे फिजिक्स के महारथी हेमंत सर। ठीक है, तो बेटा ये साइंस रिलेटेड, जो कि आप अग्निवीर एक्स कह सकते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास ये टाइम टेबल रहने वाला है। और नॉन साइंस यानी कि अग्निवीर वाई के लिए आप कह सकते हैं बेटा, तो 9:30 से 10:15 बजे जीके की क्लास होगी, जीके के किंग अमित सर द्वारा। और उसके बाद बेटा 10:15 से 11 इंग्लिश की क्लास, वही हमारी इंग्लिश की क्वीन जो कि कुशा मैम है, तो वो आपकी 10:15 से 11 बजे क्लास लेंगे। 11:15 से 12 बजे जो आपकी वायु आना, अग्निवीर वायु वाई के हिसाब से, वाई ग्रुप के हिसाब से जो मैथ्स लेंगे वो लेंगे निकिता मैम। बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे बेटा। और फिर 12 से 12:45 आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, जो कि लेने वाला आप सभी के रहते संजय सर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको इसका पूरा टाइम टेबल जो है अच्छे तरीके से आपको बता दिया, इसको नोट कर लेना बेटा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी 1 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज की इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? तो बेटा आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर बायनोमियल थ्योरम। एक क्लास और बायनोमियल का बेड़ा पार, एक क्लास और बायनोमियल का बेड़ा पार। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा बेटा कि बायनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप से बनते हैं। ये अगर आपने 10 सवाल 9-10 सवाल कर लिए, आपका बायनोमियल चैप्टर कंप्लीट। तो बेसिक भी बताऊंगा आपको, ट्रिक्स के साथ भी बताऊंगा, और पूरा का पूरा ये चैप्टर हम कंप्लीट करके ही दम लेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा शुरुआत करते हैं हमारे बायनोमियल चैप्टर के साथ, जिसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन। पूरे सेशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाला है। मैंने कोशिश की है कि उन सारे सवालों को एक ही जगह पर लेकर आने की, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो और इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है बेटा। सिक्स्थ टर्म यानी कि हमें छठा पद पता करना है। इस किस एक्सपांशन में, किस हमारे पास प्रसार में, जो कि दे रखा है 4x बटे 5 और माइनस क्या है बेटा 5 बटे में 2x, और उसकी घात क्या दे रखी है 9। जनरली हमें इसके अंदर जब छठा पद पता करना होता है तो बेसिक क्या कहता है कि अगर मुझे छठा पद पता करना है तो मेरे पास व्यापक पद का यानी कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 किसके इक्वल होता है बेटा, वो होता है हमारे पास NCR। और यहाँ पर अगर मेरे पास प्रसार कुछ इस तरीके से है कि वो प्रसार में अगर x प्लस वाई की घात n का कर रहा हूं, तो उसके अंदर मुझे यहाँ x की घात तो लेनी है n माइनस आर, और बेटा y की घात कितनी लेनी है, मुझे y की घात लेनी है r। तो ये मेरा व्यापक पद कहलाता है, जनरल टर्म हमारी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये जनरल टर्म के बारे में अगर आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया किस तरीके से, यहाँ पे देखते हैं बेटा।
देखो यहाँ, अब आगे जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पे आपके क्या मिलेगा, एनसीआर। अब देखो बेटा, मुझे सिक्स्थ टर्म निकालनी है। जब मुझे सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 5 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है 9 जो कि यहाँ पर ऊपर दे रखी है। तो 9c, आर की वैल्यू आप मैंने बोला था आपको 5 रखनी पड़ेगी ताकि 5 + 1 ही कितना हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म मिलेगी। अब देखो जल्दबाजी मत करना, डायरेक्ट सिक्स्थ टर्म बोले तो एन की वैल्यू 6, सॉरी आर की वैल्यू 6 मत ले लेना, बस यही थोड़ा सा अंतर रह जाता है। तो यहाँ आर की वैल्यू मुझे 5 लेनी है। अब बेटा x की जगह पे हमारा यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन है, 4x बटे में 5, उसकी घात मुझे करना है n - r। तो 9 - 5 कितना होगा, जो कि होगा 4। और साथ ही साथ बेटा जो y है, y कितना है हमारा, y है -5 बटे 2x, उसकी घात कितनी लगानी है, आपको लगानी है r, यानी कि r की वैल्यू आपके पास 5, इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को उसको सॉल्व करना है। अब देखो मेरे पास, आप ऑप्शन पे नजर मारोगे तो बेटा यहाँ पर दे रखा है C9,5। पहले तो आपको ये बता दूं कि जो C9,5 है ये इस तरीके से लिखो, चाहे 9C5 लिखो, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। चलिए इसके बारे में हम अगर यहाँ ऑप्शंस को देखते हैं बेटा, तो 9C5 यानी कि CN,5 तो आएगा ही आएगा, पूरा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो CN,6 कैसे आ सकता है, इसका मतलब मैंने ऑप्शन नंबर सी और डी तो क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। जब ऑप्शन नंबर सी और डी रिजेक्ट कर दिए तो बचे केवल ए और बी। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 9C5 को आपको छेड़ना नहीं क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्मेट के हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। चलिए बेटा, 9C5 तो 9C5 ही रहेगा। 4 की पावर क्या है, 4 है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 की पावर 4। x की पावर भी कितना आ जाएगा, x की पावर भी 4 आएगा, और नीचे 5 की भी पावर कितना लग जाएगा, 5 की पावर भी 4 लग जाएगा। अब देखो नेगेटिव नंबर की पावर, अब नेगेटिव नंबर की पावर क्या है बेटा, 5 है। नेगेटिव नंबर की पावर जब भी हमारे पास ऑड नंबर होता है तो आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता ही आता है, यानी कि इसके आगे माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा। अब आप कह सकते हैं कि सर बिल्कुल मुझे आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही होगा, क्योंकि जब माइनस साइन लगेगा तो ऑप्शन नंबर बी को भी मैं क्या करने वाला हूं, रिजेक्ट करने वाला हूं। तो देखिए बेटा, यहां तक आते ही, अप्रोच समझते ही मेरा फटाक से आंसर आ गया, सीधे सीधे ऑप्शंस को आपको अच्छे तरीके से देखने पर ही। तो यहाँ आगे क्या हो रहा है बेटा, आगे अगर मैं बात करूं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करें, अगर मान लो माइनस वाले कोई ऑप्शन 2 हो जाते तो इस केस में हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता, तो क्या करते, देखो यहाँ। तो बेटा हम यहाँ पर, ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होता 5 की पावर 5, और नीचे क्या होता बेटा, 2 की पावर 5। अच्छा 2 की पावर 5 है तो यहाँ मैं 2 की पावर 5 लिख देता हूँ, और ये x की पावर नीचे कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो बेटा -9C5 ये तो एज इट इज रख लो, ऑप्शन भी सारे इसी फॉर्मेट में। अब देखो बेटा x की घात 4 है, यहाँ x की घात 5 है, यानी कि x टू दी पावर 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, नीचे एक पड़ा रहेगा, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ नीचे x की पावर 1 रहेगा, जिसको मैं खाली अपॉन में x लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जब x की पावर 4 नीचे जाएगा तो बेटा 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने x लिखा। अब नंबर के बारे में बात करते हैं, 5 की पावर 4 है और यहाँ 5 की पावर 5 है, तो ये 5 की पावर 4 ऊपर जाएगा, छोटा ऊपर ले जाओ बड़े के पास में, तो 5 की घात 5 - 5 की घात 4, ये रह जाएगा केवल और केवल 5। 5 का काम हो गया, x का काम हो गया। अब देखते हैं आगे बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, अब मेरे पास बात किसकी हो रही है, 4 की घात 4 की, 4 की घात 4 है, और यहाँ पर 2 की घात कितना है, 5 है। तो बेटा यहाँ पर अगर मुझे इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो इस 4 की घात 4 को यहां से हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं 2 की घात 8 नहीं लिख सकता। 4 की घात 4, देखिए यहाँ पर 4 की घात 4 जो है तो उसको 2 का स्क्वायर और उसकी घात 4 लिखा जा सकता है। तो घात के ऊपर घात क्या होती है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा हो गया 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 यहाँ पर बचेगा। तो मेरा आंसर आया माइनस का 9C5, और साथ में क्या मिला बेटा, 40/x। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच तो पहले ही करा लिया था सर हमने, आप कहोगे बिल्कुल मैच तो हमने पहले ही करवा दिया था। तो हमारा आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो इसी टाइप के एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, जो कि किस तरीके से है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब बेटा पीछे से मुझे 11th टर्म ज्ञात करनी है, तो पीछे से जब भी आपको 11th टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रह सकता है कि मैं डायरेक्ट कर, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, ध्यान रखना,
पीछे से अगर कोई टर्म पता करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लेना n माइनस यहाँ पर p प्लस 2, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 25 माइनस p यानी कि कितना है बेटा, जो पीछे से कौन सी टर्म मेरे पास 11, तो यहाँ लेंगे 11 तो प्लस करेंगे 2, तो 25 में से 11 गए 14, 14 प्लस 2 यानी कि 16, 16th टर्म मुझे पता करनी है, कहां से, आगे से, तो पीछे से 11, आगे से कौन सी हो गई 16th। अब मैं यहाँ पर 16 टर्म फाइंड करने के लिए r की क्या वैल्यू लूंगा, r की वैल्यू लूंगा 15, एक कम होती है, ठीक है बेटा। तो r की वैल्यू 15 लेंगे तो हमारे पास जनरल टर्म होती है NCR, तो देखो बेटा 16 टर्म फाइंड करनी है, r की वैल्यू 15 लेंगे तो 25CR, r की क्या वैल्यू है मेरे पास 15, तो 25 से 15, तो जो 16 वाले ऑप्शन है वो तो मेरे लिए क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, वो तो रिजेक्ट हो गए। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है मुझे, x की पावर n माइनस r, तो x कितना है 2x, उसकी पावर 25 में से 15 जाएगा तो 10, और यहाँ पर बेटा मेरे पास जो रहेगा r उसकी पावर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर में रहेगा r, जो कि है 15। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर 25C15 तो मेरे पास ऑप्शन के अंदर है, नेगेटिव साइन का पावर अगर आप ऑड नंबर लगा देते हो तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है, यानी कि जो आंसर आएगा वो -25C15, 2 की पावर 10, x की पावर 10, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा मेरे पास, यहाँ पर इस तरीके से नीचे रहेगा x की पावर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिला कि जो आंसर रहेगा वो तो ऑब्वियसली कौन सा रहेगा, मेरा नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, तो नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा तो मेरे पास एक ही आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए नेगेटिव है। हालांकि 10 माइनस 30 ऊपर जाएगा तो बेटा -20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर -20 होना चाहिए था, तो x की पावर -20 वाला और नेगेटिव टर्म वाला मेरे पास एक ही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब पूरा सॉल्व करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, फटाफट से पता कर लिया। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब बेटा मिडिल टर्म पता करनी है, तो मिडिल टर्म पता करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। पहले ये देखते हैं कि यहाँ r की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, कि r क्या लूं कि मेरे पास मिडिल टर्म आ जाए। तो उसके लिए ध्यान रखना बेटा, हमारे पास, अच्छा r से भी पहले अगर मैं टर्म के बारे में बात करूं तो मिडिल टर्म होगी कौन सी, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो n यहाँ पर क्या है 20 है, n यहाँ पर 20 है, तो 20 क्या है बेटा, 20 एक प्रकार से हमारे पास एक इवन नंबर है। जब भी n इवन होता है तो उसके अंदर हमारे पास मिडिल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है n/2 + 1, यानी कि 20/2 + 1, 20/2 हो गया 10, 10 + 1 यानी कि हमारे पास क्या हो गया 11। तो 11 तो टर्म हो गई, तो फिर r की वैल्यू क्या लेंगे हम, 10 लेंगे। अब बेटा r की वैल्यू 10 ली तो मैं यहाँ ऑप्शन देखता हूँ, तो जो r की वैल्यू 11 वाले हैं वो तो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट, r की वैल्यू 11 वाले तो हो गए रिजेक्ट। तो बेटा अब मैं इसका टर्म फाइंड करता हूं, तो फॉर्मूला होता है मुझे अगर 11th टर्म निकालने है तो NCR यानी कि 20CR, r की क्या वैल्यू है 10, x टू दी पावर n माइनस r 2x स्क्वायर अपॉन 3, उसकी पावर में अगर 20 में से 10 माइनस करूंगा तो 10 ही आएगा, और r ये हमारे पास -3/2x की पावर में केवल r रहता है, तो r की वैल्यू 10 है। अब देखो बेटा नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म। जब माइनस साइन खत्म हो गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे लिए होगा ही नहीं, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे भी सॉल्व हो सकता है, प्रॉपर आंसर भी मिल सकता है, लेकिन इसमें इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर आंसर भी निकाल के बताता, बेटा आप बिल्कुल यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुझे ऑप्शन से पता चल रहा है कि मेरा आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब आपको x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट पता करना है, तो बेटा इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। अब जनरल एक्चुअली क्या होता है बेटा, हम स्कूल में ऐसी चीजें सीखते हैं तो प्रॉपर बेसिक मेथड के साथ करते हैं, कंपटीशन लाइफ में ये चीजें काम नहीं आती, आपको कोई ना कोई टेक्निक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ क्या टेक्निक लगाने वाला है बेटा, अगर मुझे x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट पता करना है तो मैं क्या करता हूँ, पहले r की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। r की वैल्यू क्या होती है बेटा, r की वैल्यू के लिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। r की वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा n माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब आप कहेंगे सर ये अल्फा बीटा क्या हो गया, ये क्या है, आपसे तो बताया ही नहीं ऐसा कुछ। तो बेटा x की पावर जितनी यहाँ पर होगी वो कहलाएगा अल्फा, और x की पावर नीचे जितनी होगी वो क्या कहलाएगा, बीटा। तो यहाँ से हम ये डिस्कस कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है हमारे पास, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है।
अल्फा 2 बीटा 1। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा m क्या है सर ये भी तो बता दो फटाफट से। n तो मुझे दिख रहा है, n तो मेरे पास 11 है। m क्या है, m है बेटा किसका कोफिशिएंट आपको पता करना है, x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट पता करना है। तो यहाँ m की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 10 है। तो सारी वैल्यूज आ गई। r की वैल्यूज के लिए फॉर्मूला पड़ा है, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, अल्फा n यानी कि 2 इंटू मुझे क्या करना है 10 माइनस m। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 10। अच्छा यहाँ 11 है, n की वैल्यू 11 है, अल्फा n यानी कि मुझे करना है 2 इंटू 11 माइनस क्या करना है बेटा, यहाँ करना है 10 अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस 1। तो बेटा ये क्या हो गया 22 माइनस 10 हो गया 12 अपॉन 3 दैट इज 4। तो r की वैल्यू क्या आ गई 4। अब जैसे ही r की वैल्यू आ गई हो गया हमारा काम। r की वैल्यू आ गई तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, मिडिल टर्म जो आएगी NCR तो 11C4। तो 11C4 है तो ये ऑप्शन तो मेरे लिए कतई नहीं होगा। अब 4 वाले 3 ऑप्शन है, देखते हैं क्या होता है। अब बेटा यहाँ पर x टू दी पावर होता है n माइनस r, तो ये जो भी है 2x स्क्वायर इसकी पावर 11 माइनस 4 कितना आएगा 7। और y की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस का 3/x, उसकी पावर में कितना लिखना है आपको r यानी कि 4। तो बेटा यहाँ पर देखो आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, माइनस की पावर इवन नंबर सम संख्या है, तो यानी कि आंसर कैसा आएगा, आंसर तो आएगा मेरे पास कैसा पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन खत्म। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, अरे ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 4 है, तो फर्क क्या है 3 की पावर का ही फर्क है। तो ये डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लूं तो बेटा यहाँ दिख रहा है मुझे 3 की पावर कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा, खत्म। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ चुका है। ऐसी टेक्निक्स हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी बेटा। जल्दी से शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करो और उसको नया जो बैच है हमारा ज्वाइन करो बेटा फटाफट से। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, यानी कि इसमें आपको x से इंडिपेंडेंट। तो बेटा जब x की पावर 10 का कोफिशिएंट मुझे चाहिए था तो मैंने ये फॉर्मूला लिया। अब x से इंडिपेंडेंट होगा यानी कि उसके अंदर x होगा ही नहीं, x नहीं होगा तो क्या मैं उसको x की पावर 0 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों बेटा, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यानी कि आपको ये चीज समझनी है, जब भी मुझे x से इंडिपेंडेंट टर्म पूछी जाए तो यानी कि ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट मुझे अगर पूछ रहा है तो r की वैल्यू क्या होती है बेटा, अल्फा n माइनस m अपॉन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आप देखते ही बता देंगे, x की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू n कितना है मेरे पास 10 माइनस m की वैल्यू। अब यानी कि जब आपको x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट ढूंढना है तो बेटा यहाँ पर जो x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट ढूंढना है तो m की वैल्यू हो गई 0, नीचे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 10 अपॉन 2 कितना हो गया ये 5, यानी कि r की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 5। अब जब r की वैल्यू 5 मिल गई तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरे लिए क्या हो गए, रिजेक्ट ही हो गए पूरे तरीके से। तो बेटा r की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं वो टर्म निकाल देता हूं तो आएगा फॉर्मूला NCR, n की वैल्यू क्या है 10, तो 10C5 वही जनरल टर्म फर्स्ट क्वेश्चन वाला। 2x टू दी पावर होगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना होता है 5, और यहाँ पर बेटा ये कितना है माइनस 1/x, इसकी पावर कितना होगा ये भी होगा 5, इस तरीके से। अब आप देखो आपको आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मेरे बताने की आवश्यकता ही नहीं। आप कहोगे बिल्कुल सर नेगेटिव की पावर ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर कैसा मिलेगा नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। पूरा भी सॉल्व किया जा सकता है बेटा, लेकिन ये चीजें हम लोग बिना करे भी हमारे आंसर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है चल देखते हैं नेक्स्ट। विच इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एट x इक्वल्स टू 2/3। ये आपके पास एक्सपांशन है, इसके अंदर आपसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछी गई है और वो टर्म कौन सी है आपको ये बताना, ये नहीं बताना है वो टर्म कितनी है। तो क्या वो 6th टर्म है, क्या वो 5th है, या फिर 5th और 6th दोनों है, या फिर इनमें से कोई। तो बेटा जब भी आपको ग्रेटेस्ट टर्म पता करना होता है तो उसका भी मैं आपको बेसिक एक फॉर्मूला बताता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा, फॉर्मूला होगा n+1 और यहाँ आएगा मॉड ऑफ x और अपॉन यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा a प्लस मॉड ऑफ x। अब ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये इसके लिए एप्लीकेबल होगा जब आपको अगर a प्लस x टू दी पावर n जैसा कोई एक्सपांशन दे रखा है। तो अब मैं इसको हमारे दिए गए एक्सपांशन को यहाँ से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे बेटा हमारे पास जो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, कंपेयर करा। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 9 और जहां पर x है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है 2x लिखना है।
x की जगह पूरा एज इट इज आपको 2x लिखना है, किस तरीके से काम होगा। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं x n प्लस 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और मैं यहाँ क्या रखूंगा मॉड ऑफ 2x, और a की वैल्यू है 1, साथ में क्या रखेंगे मॉड ऑफ 2x। मॉड का मीनिंग क्या होता है कि जो अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तो बाहर आके कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, यही काम होता है। तो बेटा अब आगे देखते हैं, यहाँ हो गया 10 और मैं मॉड हटा देता हूँ, वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव है। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2/3, और नीचे जब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2/3। इसको फर्दर आगे सॉर्ट आउट करते बेटा तो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40/3, और ये कितना होगा 4/3, 3 1 जा 3 प्लस 4, ये हो गया 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 40/7। अब 40/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती, 40/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रॉपर तो जाएगा नहीं, 5.7 समथिंग कुछ होगी। तो बेटा इसके अंदर अब मेरा रिजल्ट आया 5.7। अब आप कहोगे सर आप तो टर्म निकाल रहे थे, 5.7 टर्म कौन सी आ सकती है, या तो 5th आएगी या 6th आएगी या 7th आएगी, वो तो हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये कौन सी टर्म निकाल दी आपने। तो बेटा जब भी हमारा आंसर इस फॉर्मेट का रहता है तो हमारी जो टर्म होगी 5.7 के जस्ट अगला इंटीजर कौन सा है 6, तो मेरा 6th क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब मान लो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू प्रॉपर इंटीजर ही आ जाती तो केवल वो आंसर इंटीजर नहीं होता, उसके आगे वाली टर्म वाला भी होता। यानी मैं वापस समझाता हूँ, कह रहा हूँ अगर ये आंसर प्रॉपर 5th ही आता, 5 ही आता, तो केवल 5 आंसर नहीं होता बेटा, 5 और 6 दोनों हो जाता। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ इंटीजर नहीं है तो एक ही आंसर है, जब अगर यहाँ पर पहले से इंटीजर आ जाता तो इसके कितने आंसर होते, 2 आंसर होते। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में आपको x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है। अब आप कहोगे सर मैं नीचे x टू द पावर 3 को खोलूंगा तो भी x टू द पावर हाईएस्ट 3 आएगी, और यहाँ ऊपर मैं x टू द पावर 2 को खोलूंगा तो हाईएस्ट पावर 2 आएगी, 4 तो कहीं आएगा ही नहीं। अब क्या किया जाए, तो अब क्या करना है बेटा, आपको इस तरीके से काम करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दिमाग किस तरीके से लगाओगे, मैं इसको पावर में ऊपर ले जाके -3 भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने -3 किया। अब बेटा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्सपांशन। अब आपको पता होना चाहिए नॉलेज, बेटा नॉलेज कहाँ से मिलेगी, शौर्य भारत ऐप से। शौर्य भारत ऐप से जब लाइव क्लास से लेंगे तो अच्छे से नॉलेज मिलेगी आपको। तो वो ये मैं आपको उस टाइम बताऊंगा कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो आता कैसे। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बेटा जब ये पावर नेगेटिव होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी तक जाती है, पहला तो ये होता है। और इसका क्या फॉर्मूला आता है, तो हो रहा है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 15x टू दी पावर 4, ऐसे 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 चलता रहता है। आया कहाँ से, बिल्कुल मैं आपको जब लाइव क्लासेस लूंगा, आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा, वहां आपको बताऊंगा किस तरीके से ये चीजें आती है। तो फिलहाल अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पता करना है बेटा कोफिशिएंट किसका, x टू दी पावर 4 का। तो x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, तो बेटा जब आप 1 को x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा। 1 को 15 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या आ गया 15 प्लस, फिर अब इस x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास x टू दी पावर 4 आ जाए, तो आप कहेंगे सर इस 2x को हम इधर 10x क्यूब से करवा सकते हैं। तो कोफिशिएंट क्या रहेगा, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20 प्लस, अब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर को मैं ऑब्वियसली 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूं तो 6 इंटू 1 ये 6 हो जाएगा। यहाँ भी x टू दी पावर क्या मिलेगा 4, तो जितनी भी x टू दी पावर 4 हमारे पास आ सकती थी सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो ये सॉल्व करें बेटा, 15 और 20 35, 35 और 6 यानी कि 41 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। तो इस टेक्निक से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस क्लास में, इस सेशन में मैं आपको सारे वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। आपको 2 टर्म का एक एक्सपांशन दिया हुआ है और मुझे पता करना है कि इसके अंदर सम ऑफ कोफिशिएंट, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम पता करना है। तो जब भी आपको ऐसे सम पता करना होता है तो एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ। क्या टेक्निक है, आप बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लो, उससे जो आंसर आएगा वो आपके सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाएगा, गुणांकों का योग आ जाएगा पक्का। देखो जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 45 इंटू 1 तो 45 ही रहेगा, -49 उसकी पावर में क्या आ जाएगा 4।
तो बेटा 45 माइनस 49 -4 की पावर जो 4 है, तो बेटा -4 यानी कि हमारे पास होगा 256 और वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि पावर में इवन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। इतनी सिंपल शॉर्ट टेक्निक, तो ऐसे ही और शॉर्ट टेक्निक्स के लिए आप आइए जुड़िए शौर्य भारत परिवार के साथ, ठीक है बेटा। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन एपी। अब देखो बेटा, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है जो कि एक चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर को भी कवर कर रहा है, तो यहाँ के बाइनोमियल के साथ साथ ये बेटा एपी वाला कॉन्सेप्ट भी देख रहा है, तो ऐसे में वो क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होगा इस सवाल के अंदर, ध्यान से देखते हैं बेटा। तो कोफिशिएंट्स ऑफ 5th टर्म, अब आपको पता है बेटा 5वीं टर्म होगी तो उसके अंदर आर की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी, एक कम होती है। 5th टर्म में आर की वैल्यू 4 रहेगी, तो इसके 5th टर्म क्या आएगी, उसका कोफिशिएंट जो होगा वो होगा NC4, केवल कोफिशिएंट की बात हुई। उसके बाद बेटा 6th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 6th टर्म का कोफिशिएंट होगा NC5 और 7th टर्म का क्या कोफिशिएंट होगा, तो होगा NC6, इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर अब ये तीनों एपी मैथ, एपी की क्या प्रॉपर्टी होती है आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर जो एपी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 3 टर्म्स हमारे पास ए बी और सी एपी में, तो बीच वाली टर्म का डबल आजू बाजू वाली टर्म्स के सम के इक्वल होता है। 2b इक्वल्स टू क्या होता है, a+c। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ NC5 किसके इक्वल होगा, NC4 प्लस NC6 के इक्वल होगा। वही एपी का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया। अब देखो बेटा, मैं ये 2 को यहीं पर रखता हूँ और यहाँ पर NC4 इसके नीचे NC5 को भेज देता हूँ और इसके नीचे अलग NC5 को भेज के इंडिविजुअल कर लेता हूँ। बिल्कुल हो सकता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है बेटा, बेसिक एक प्रॉपर्टी बताकर कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी और लग रही। तो देखो तीसरे चैप्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन का भी, तो इसीलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर देखे बेटा, प्रॉपर्टी ये कहती है इन दोनों में से पहले देखो छोटा कौन है, छोटा जो भी है वो नीचे जाएगा तो इसमें से ये माइनस होके जाएगा, तो ये हमेशा क्रॉस में जाएगा और इधर आएगा n-4, और जो बड़ा है वो ऊपर क्रॉस में जाएगा तो वो एज इट इज 5 होके ही जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर से एक बार यहाँ वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं इधर वाले के अंदर। तो बेटा इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा है 5, तो 5 ऊपर जाएगा तो n-5 होगा, और ये बड़ा है 6, तो 6 एज इट इज यहाँ पर आएगा और किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, इसको सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, n की। तो क्या मैं इसको पूरा सॉर्ट आउट करने बैठूं, नहीं नहीं नहीं, इसको पूरा सॉर्ट आउट नहीं करना बेटा, आपको ऑप्शंस का यूज करना है। कैसे यूज करना है ऑप्शन का, ध्यान से देखना बेटा। मैं n की एक एक वैल्यू रख के देख लेता हूँ क्या मेरा आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, बस ऐसे, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उलझ जाओगे। तो देखो यहाँ क्या करना है, n की वैल्यू जब आप 5 ले, पहले ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू 5 है, 5 लेते हैं तो 5 - 5 तो 0 हो गया, तो ये 0/6 तो 0 हो जाएगा। 5 - 4 कितना आएगा, 1, तो 5/1 क्या 2 होता है क्या, नहीं होता। पहला ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया, रिजेक्ट। अब मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन के लिए हम लोग बेटा n की वैल्यू ले लेते हैं कितनी, 7। एक बार 7 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं। 7 लूंगा तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा 5 इधर आएगा 7 - 4 प्लस यहाँ क्या आएगा 7 - 5/6। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5/3 प्लस ये 2/6। अब 2/6 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे 3, तो ये 5 + 1/3 दैट इज 6/3 और 6/3 किसके इक्वल होता है, 2 इक्वल्स टू 2। तो आंसर मिल गया। फिर से एक बार ऑप्शंस का यूज करते हुए मैंने आंसर दे दिया, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आपको इसको पूरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर पूरा सॉल्व करना पड़ता है, बहुत लंबा हो। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस आर 45 देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ n। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है, n 45 दे रखी है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो आपको ये पता करना है कि बेटा तो यहाँ पर हमारे लिए n की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा जनरली जब ये हमारे पास कितनी टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n+1 n+2/2। अब ऐसे भी कुछ और फॉर्मूलाज भी होंगे, जब 4 हो जाए तो क्या करेंगे, 5 हो जाए तो क्या करेंगे, सब मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। ठीक है,
फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होगा ये, और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 45 के इक्वल दे रखा। चलो तो अब मैं फिर से क्या इसको सॉल्व करने बैठ, नहीं, मैं वैल्यूज रखूंगा, मैं क्या रखूंगा, वैल्यूज रखूंगा। वैल्यूज रख के चेक कर लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो वैल्यूज ले लो बेटा, वैल्यूज लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी लेते हैं, 9। तो 9 + 1 कितना होगा, वो होगा 10, और यहाँ 10 किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे, 9 + 2 हो जाएगा 11। क्या ये 45 होता है क्या, 2 से ये कटेगा 5, ये तो 55 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर बी के लिए देखते हैं, एन की वैल्यू इस बार कितनी लेंगे, 7। थोड़ा 7 लेंगे, तो 7 लेंगे तो 7 + 1 8, और 7 + 2 क्या हो जाएगा 8, 8 9 जा 72। क्या 72 का आधा 45 होता है, नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ये और ये दोनों रिजेक्ट हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी लेकर। तो एन की वैल्यू इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 8 + 1 दैट इज 9, और 8 + 2 दैट इज 10, 9 10 जा 45, 92/2 क्या होता है 45, तो 9 10 जा 90, 90/2 क्या हो गया 45। तो बिल्कुल मेरा आंसर सही आ गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो जब आपको टेक्निक्स पता है, ट्रिक्स पता है, तो क्वेश्चंस करने कितने आसान हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। देखो तो बेटा ये हमारा जो चैप्टर था वो था बायनोमियल वाला, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा जिस लेवल के क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, इस टाइप से बाहर आपके लिए बिल्कुल नहीं जाएगा अग्निवीर एक्स के। ठीक है, तो चलिए अब बेटा बात करते हैं शौर्य भारत ऐप की। तो अगर आपको ऐसी ही तैयारी और अच्छे तरीके से करते जानी है तो प्लीज शौर्य भारत ऐप को डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगी ई बुक्स। बेटा ई बुक्स यानी कि जो सारी टेक्निक्स है हमारे पास, जो सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ई बुक्स के अंदर आपको वहां पर मिल जाएगी, लिखी हुई रिटर्न फॉर्मेट। वीडियो लेक्चर्स होंगे प्री रिकॉर्डेड, और आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, हजारों की संख्या में क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तभी आपका जो है वो सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, ऑल इंडिया सुपर टेस्ट सीरीज चलती है बेटा, आप अपनी रैंक को पैन इंडिया लेवल पे मैच करवा सकते हैं। लाइव एग्जाम चलता है, लाइव क्लासेस चलती है, डाउट बॉक्स। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है वो है इसका डाउट बॉक्स। यानी कि जब आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपको उसके अंदर डाउट आया है, तो बिल्कुल बेटा आप उसका डाउट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर उस डाउट बॉक्स के अंदर डाउट वाले आइकन पर क्लिक करो बेटा, और वहां आप अपना डाउट टाइप करके हमें सेंड करो। हम जितना जल्दी हो सके आपको उसका रिप्लाई दें। ठीक है, तो करीब 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने शौर्य भारत ऐप पर भरोसा जताया है, तो प्लीज आप भी आज ही डाउनलोड करें। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा बायनोमियल थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सभी को अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल 1 तारीख से जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है उसके साथ मैं आपके साथ ये वाला पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं वहीं 1 तारीख के उस सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।